हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडब्ल्यूएस। एनडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी, ओके, फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड और पीवाईक्यू के साथ में नोट्स, जो कि हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि आप इसको बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो एनडब्ल्यूएस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वी आर कमिटेड टू कंप्लीट योर एंटायर इंडियन पॉलिटी एंड टू एंड, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपना जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो क्या है अभी के लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो क्या पढ़ लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके साथ क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा जो रेगुलेटिंग एक्ट के साथ अमेंडमेंट या फिर सेटलमेंट जो हुआ था, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एक्ट ऑफ 1786, ये आपको याद होगा, कॉर्नवालिस साहब के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दूसरा जो एक्ट था अपना चार्टर आएगा, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ, जो हमेशा 20 साल पे चार्टर आ रहे थे, 1793, ठीक है। उसके बाद क्या आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ, एक मिनट, ठीक है जी, क्या पढ़ रहे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना था वो क्या था, अब हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो भी चार्टर्स, जो भी एक्ट्स बने, ठीक है, तो उनमें एक जो भी, एक मिनट, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो भी चेंजेस आए, ठीक है, उसके थ्रू कौन से एक्ट्स बने, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन उसके पहले तो मैंने सोचा कि मोटिवेशनल कोट डालने से अच्छा है कि मैं एक जो है आपको क्वेश्चन डालूंगा और जो जिसके थ्रू आप थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, ये देखिए, एक बहुत ही, चलिए जिसको डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए, ठीक है। सी, जैसे कि मैंने आपको बताया एनडब्ल्यूएस में सभी, ठीक है, जितने भी स्टेट के रिलेटेड हम सर्च करते हैं कि कौन सा हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन सा सवाल कौन से पीसीएस में आया है जो हम पढ़ रहे हैं करेंटली, ठीक है, और उसके थ्रू क्या करते हैं हम, उसके थ्रू हम आपको डिस्कस करके चीजें बताते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको देखिए ये चलिए इसको डिस्कस करने के साथ ही मैं आपको बताऊं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एनडब्ल्यूएस इज ऑलवेज कमिटेड, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे ये भैया इसका कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है जी, चलिए, ओके, अभी, ओके, चलिए जी।
तो 2016 का सवाल है। क्या है 2016 का सवाल? विच ऑफ द इंडियन, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं तो ज्यादा आपको अच्छा दिखेगा। ओके, पूरा सीन ही बड़ा मेरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये ऐसे ही काम चलाना है और क्या, पढ़ने से मतलब है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा ठीक से। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको ये देख के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या क्या कह रहा है ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट। सवाल तो पढ़ ही लिया होगा, जब तक मैंने ये सब आपको ऊपर नीचे करके दिखाया तब तक तो लोगों ने सवाल पढ़ ही लिया होगा। चलिए, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड। ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, मोनोपोली ओवर ट्रेड। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या ट्रेड खत्म हुआ था क्या? और इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा उसको। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में मोनोपोली खत्म हुई थी? नहीं भाई, मोनोपोली तो खत्म होने की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है जी। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हो गया था, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको क्या कर दिया गया था? नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि जो भी हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट के चेंजेस कहीं से भी मोनोपोली से बात नहीं करते हैं। ठीक है, वी विल स्टक टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर नहीं तो पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करने फिर से बैठेंगे तो क्या होगा, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा इसमें। इस टर्म के लिए मैं बता देता हूँ कि दो बोर्ड बन गए थे। ठीक है, एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो मोनोपोली था वो क्या हो गया था, मोनोपोली नहीं बोलेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो सब कुछ हैंडल कर रहे थे, अब उसको हटाया क्या कर लिया गया था, अब उसको हटा करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ला दिया गया था। तो वो कहीं से भी, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और जो आपके कंपनी की टेरिटरी थी उसको क्या बोल दिया गया था, वो बोल दिया गया था कि ब्रिटिश पोजीशन। ओके, वो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर नोन एज द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, ये कहीं से भी हमारे लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, चार्टर ऑफ 1813, ध्यान से देखेंगे, चार्टर ऑफ 1813। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्टर ऑफ 1813 में क्या हुआ था, मोनोपोली की कहीं बात हुई थी क्या? याद करिए, मोनोपोली की कहीं बात हुई थी चार्टर ऑफ 1813 में? बात हुई थी क्या? हाँ जी, बात तो हुई थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही ट्विस्टेड सवाल है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या लगा के चले आएंगे, बहुत बच्चे लगा के चले आएंगे नन ऑफ द अबव। बहुत बच्चे क्या लगा के चले आएंगे, नन ऑफ द अबव। क्यों भाई? यहाँ पे क्या कहा गया है, मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में अगर आपको लिख दूं, इसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट मैं आपको और लिख के देता हूं, उसको पढ़िएगा। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट, बिल्कुल वही है। एक मिनट, चलिए एक मिनट।
विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड, यही है ना, मैं उसी को लिख रहा हूँ, जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है उसी को वापस से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इन ऑप्शंस में आपको मैं क्या दे देता हूँ, इन ऑप्शंस में आपको मैं कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता हूँ जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वही चार्टर ऑफ 1813, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ओके, और एक और ऐड कर देता हूं, चार्टर ऑफ 1833। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप क्या लगा के आएंगे, अब आप ये लगा के आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी बच्चे चार्टर ऑफ 1833 यहां लगा के आएंगे उनको क्या मिल जाएगा, उनको -1/3 मिल जाएगा। और जैसे ही आपको -1/3 मिलेगा आप घर पे आएंगे, खुशी खुशी आएंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट करने के बाद से आप क्या बोलेंगे, सर ये तो बिल्कुल सही था, मैंने यही लगाया है। और फिर मेरा क्या रिप्लाई होगा, बेटा आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, यू डिडंट एनालाइज, यू नीड टू रीड। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आ रहा है भाई, इसमें समझिएगा, इसमें क्या चेंज आ रहा है, यही अगर आपने ये ऑप्शन लगाया है, ये ऑप्शन लगाया है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये ऑप्शन सही कब हो सकता है, अगर पूछा जाए तो सर ये ऑप्शन सही कब होगा, ये ऑप्शन सही बेटा तब होगा जब यहाँ पे क्या लिखा रहे, यहाँ पे एक शब्द लिखा रहे। क्या लिखा है ये क्या लिखा है, हुँ? बिल्कुल, कंप्लीट, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली चलिए इस सब में टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। मान के चलिए कंप्लीटली क्या कर दिया, एबॉलिश्ड। आपको याद होगा क्या हो गया था, कंप्लीटली एबॉलिश्ड, कंप्लीटली एबॉलिश्ड, ठीक है। एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली कर दिया गया था, आपको पढ़ाया गया ना, एंड ऑफ ट्रेड, एंड ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर मोनोपोली एबॉलिश करने की बात आई है और उस ऑप्शन में आपको कहीं भी ये दिख रहा है 1813, तो आप क्या लगा के आएंगे, 1813। 1813 अगर याद करेंगे तो क्या हुआ था, दो जगह हमें मोनोपोली अभी भी थी, कहां पे, ट्रेड विथ चाइना और दूसरी जगह दूसरी जगह कौन सी थी बेटा, ट्रेड इन टी विथ इंडिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी 2 ट्रेड करने की जगहें थी और वो अच्छे से ट्रेड कर रहे थे इसमें, लेकिन उनकी बाकी सेक्टर्स में जो स्पाइसेस, कॉटन, ये वो सब दुनिया भर की चीजें थी, उसमें क्या हो गया था, उनका उसमें ट्रेड खत्म हो गया था, उसमें क्या, मोनोपोली खत्म हो गई थी। ठीक है, अब जब मोनोपोली खत्म हो गई थी तो हम यहाँ पे मोनोपोली तो आ रहा है, नन ऑफ द अबव इसमें तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लिसिटली वो सेक्शन दिया हुआ है, वो एक्ट दिया हुआ है जिसमें मोनोपोली की बात हुई थी। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाता है कि विच ऑफ, यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अगर ये कहा जाए विच ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट या जो भी है, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीटली एबॉलिश, ठीक है, कंप्लीटली एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड। ठीक है, अब कंप्लीटली एबॉलिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीटली एबॉलिश तो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कंप्लीटली एबॉलिश का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, कंप्लीटली एबॉलिश का मतलब ये होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब कोई जगह आपको, किसी भी जगह आपको मोनोपोली नहीं है। जब किसी भी जगह मोनोपोली नहीं है मतलब, सर जब किसी भी जगह मोनोपोली नहीं है मतलब क्या हो गया है, कंपनी का दुकान उठ चुका है, मतलब अब कोई भी आके ट्रेड कर सकता है, अब उसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी में कमीशन जो है आपको फंसा देता है। ठीक है, कंप्लीटली एबॉलिश मतलब एंड ऑफ ट्रेड। ठीक है, और एबॉलिश्ड मतलब कुछ चीजें रह गई, अगर मतलब बात ये, मतलब सारे कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एक्ट हमें, अगर कोई वर्ड उसमें यूज हुआ है और वो एक्ट मेंशन है आपको, ठीक है, उसके जगह पे और दूसरा कोई एक्ट प्रोवाइडेड नहीं है, तो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस का था, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। लोगों ने सोचा होगा सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने ये क्यों उठा लिया भाई, है ना। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है भाई। ठीक है, अगर आपको दोबारा ऐसा सवाल आता है, ठीक है, कि एबॉलिश्ड बोल दिया, ठीक है, एबॉलिश्ड बोल दिया, कंप्लीटली उसमें नहीं है, तो क्या लगा देंगे आप, तो आप लगा के चले आएंगे, तो आप लगा देंगे ये। ठीक है, और अगर कंप्लीटली की बात हो गई तो क्या लगा के चले आएंगे आप, 1833। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिप्राइव द कंपनी ऑफ monopoly over trade with India but still enjoy the monopoly of trade with China and trade in tea with India। ये चीजें इसीलिए आपको इतना टाइम ले करके आपको इसीलिए पूरा लेक्चर कंप्लीट कराया जा रहा है। इसीलिए आपको 4 घंटे और 10 घंटे में जो है, क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स नहीं दिया जा रहा है, आपको पूरी डिटेल दी जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको, एक एक माइन्यूट चीजें समझेंगे। अब तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप एनालिसिस करके क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्या देते हैं, नेगेटिव मार्किंग देते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अब आप नेगेटिव मार्किंग के तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। ठीक है, और अगेन अगर आपको पढ़ाने का तरीका जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको कहीं कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मुझे बताइए, वो चेंज आपको मिलेगा। ऑलवेज याद रखिए NWS
the note wise study is committed to complete and deliver, ठीक है, whatever we have committed, ठीक है, जो हम लोगों ने कमिट किया है। और हम लोगों ने अभी आपके लिए क्या कमिट किया है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट कमिट नहीं किया है। क्या कमिट किया है कि पॉलिटी में तो जिन बच्चों को डर लगता है उन बच्चों के लिए हम ये एक तरीके से ऐसा उपाय करके आएंगे कि कहीं कुछ दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़े। ओके, चलिए जी, वेरी गुड। मुझे लगता है कि अभी आप वार्म अप हो चुके होंगे इस क्वेश्चन से। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल ओपनली, ठीक है, विल प्रोवाइड आवर ईमेल वेरी सून, ठीक है, तो उस पे आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और ओके क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो ऑलवेज ओपन रहता है भाई, ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, आप भी मोटिवेट होइए, हमें भी मोटिवेट करिए, ठीक है। चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें, दो पार्ट्स। पहला क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर दो पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स भाई, दो पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर दो पार्ट्स हमारे बहुत ही क्या कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में दो पार्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो एक्ट बने थे, जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे लिए एक्ट बनाए थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो सेंट्रलाइज करने के ही एक्ट थे। तो आप एक चीज देखिएगा, यहां तक जो चीज है वो ये डिवीजन हुआ कब। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर ये डिवीजन कब हुआ, तो भाई ये डिवीजन तब हुआ जब हम लोगों ने क्या किया, ये डिवीजन होने का रीजन, ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि ठीक है, अब आपको ये चीज थोड़ी अच्छी दिख रही होगी, है ना। चलिए, तो ये डिवीजन हुआ कब सर, आपने तो बताया नहीं कि डिवीजन कब हो गया। भाई ये डिवीजन कब हुआ, ये डिवीजन हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन को डिवाइड करने का एक ही कारण था, क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ना कभी रिवोल्ट ऑफ 1857 होता और ना आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, ठीक है, तरीका बदल जाता, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस वाज द लास्ट नेल, ठीक है, दिस वाज द लास्ट नेल, और वी कैन से इट वाज अ नेल, लास्ट नेल। तो बहुत सारे उसके बाद आंदोलन हुए, उसके पहले भी हुए थे। दिस वाज अ मेजर नेल इन द कॉफिन, ठीक है, जो एक सपोर्टिव नेल होता है ना, जो बेस क्रिएट करता है, वो था ये। ओके, चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, फीचर इसके बड़े ही शानदार हैं, ठीक है, इसके फीचर बड़े ही क्या हैं, शानदार है। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। बात समझिएगा, ये पहले क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। ओके, अर्लियर दे वर ट्राइंग टू व्हाट, डू व्हाट, दे वर ट्राइंग टू सेंट्रलाइज, ठीक है। अब जब उनको ये लग गया कि भाई सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चल रहा है, हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा जाति कर दिया है, और बहुत ज्यादा जाति करने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही जाति करने की वजह से क्या हो रहा है, परेशानियां
हमें खुद में, ठीक है, हमें खुद में परेशानियां क्या हो रही हैं, हो रही हैं रूल करने में इंडिया को, है ना। हमें खुद में परेशानियां हो रही हैं क्या करने में, इंडिया को रूल करने में। बात समझ में रही, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया, ठीक है। 1857 के बाद में जो भी चीजें हुई उसमें क्या कर दिया गया, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया भाई, आप समझ रहे हैं, उसमें क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सर आपने तो ये बताया नहीं। ये बताया है मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको पहला लेक्चर ले रहा था तो मैंने तभी आपको बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में दो धड़ों में इसको बांट दिया जाता है। जो पुराने एक्ट्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो कंपनी के रूल के लिए थे। क्या थे, कंपनी के रूल के लिए थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये किस लिए थे, कंपनी के रूल के लिए थे, समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये किसके लिए थे, कंपनी के रूल के लिए थे। किस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1857 के बाद में जो हुआ वो क्या थे, क्राउन के रूल के लिए थे, ठीक। देखिए क्राउन कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जितनी ताकत हो सकता था उतनी लगा रहा था, कंट्रोल हो भी गया था। 1853 जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसमें क्या था, 1853 में ये था कि जितने भी चीजें पे मतलब आज अब के बाद से कोई चार्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब के बाद से आपको कोई चार्टर नहीं मिलेगा मतलब आप क्या करेंगे, अब के बाद से अगर आपको चार्टर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, अब बड़े ही अच्छी तरीके से अब मेरा कंट्रोल है ऊपर, पार्लियामेंट का आपके ऊपर कंट्रोल है ना। जब पार्लियामेंट का आपके ऊपर कंट्रोल है मतलब जब मैं चाहूं तब मैं क्या कर सकता हूं, तब मैं आपको एबॉलिश कर सकता हूं। एबॉलिश मतलब टर्मिनेट कर सकता हूं। जो कंपनी की रूल है उसको मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझे मन में आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। पहले 20-20 साल के लिए चार्टर आया करते थे, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कह दिया भाई कोई अब 20 साल का कोई चार्टर आपको नहीं मिलेगा। क्यों सर, 20 साल का चार्टर आपको इसलिए नहीं मिलेगा भाई क्योंकि आपने अब कर दिया है अति, ठीक है। अब मैं आपको 20 साल के चार्टर के जगह पे क्या कर रहा हूं, अब मैं 20 साल के चार्टर की जगह पे आपको ये बता के दे रहा हूं कि कोई टाइम ड्यूरेशन आपके पास नहीं रहेगा। अच्छा काम करोगे, ड्रामेबाजी से अलग हट जाओगे तो भाई आप इनडेफिनेट टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो और कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो आपके तरीके हैं उसी हिसाब से अगर आप चलते रहोगे तो भाई मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको वहां से डिबार कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। ये ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीजें दे दी, ठीक है। 1857 की लड़ाई, 1857 क्या हो गई, सिपाही म्यूटिनी हो गई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। अब 1857 होने के बाद में क्या हुआ, जो सबेसलार वहां बैठे थे, ओके, जो भी स्टेटमेंट, जो क्या बोलते हैं कांग्रेस पर्सन्स जो इंग्लैंड में बैठे थे उनका क्या हो गया, उनका हालत खराब हो गया, ठीक है। हालत खराब होने का मतलब उनको ये लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अब हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। और हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, कंपनी ने इतनी जातियां करनी चालू कर दी, इतनी जातियां करनी चालू कर दी कि लोगों ने कहा कि भाई अब बर्दाश्त के बाहर है, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जो सुगबुगाहट चल रही थी, कब से सुगबुगाहट चल रही थी, याद करिए आप, कॉर्नवालिस के टाइम से सुगबुगाहट चल रही थी। और धीरे धीरे वो करते 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 कहां तक आ गई, करते 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 वो लोग धीरे धीरे
एक रिवोल्ट का रूप लेती है। ठीक है, लोग अब पढ़ने लगे, लोग अब समझने लगे तरीकों को आपके। अब आप दोबारा जो है एक लेकर के वो नहीं आएंगे, दवा का एक पेटी लेके नहीं आएंगे, और जो हमारे क्या कहते हैं एम्परर साहब हैं, ठीक है, उनको आप उनके बीमारी को ठीक करके एक पूरा क्या बोलते हैं पास अक्वायर नहीं कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब चीजें बदल गई। अब चीजें जब बदल गई तो लोगों को क्या हो गया, लोगों को ये लगने लगा नहीं भाई, अब बहुत हो गया, अब इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए एक ऐसी जंग लोगों ने शुरू की जिसको हम क्या बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें सभी तरह के लोग इन्वॉल्व थे, सिपाही, पीजेंट क्लासेस, उसके बाद में जो बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये करते करते लोगों ने क्या, अब इनका ये आप समझिएगा, इनकी पॉलिसीज ऐसी हो रही थी कि ये लोग एक्वायर कर रहे थे, एक्वायर करने के साथ में लोगों को पेंशन दे देते थे, सब्सिडियरी अलायंसेस कर लेते थे। उसके बाद में क्या करते थे ये लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेके चले आए। जिसका बच्चा नहीं है उसको क्या कर दिया, उसके बच्चे को भाई आप गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप गोद ले लीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या करना होगा आपको, आप एम्परर नहीं बन सकते हैं, यू कांट बी अ किंग। ठीक है, आप रूलर नहीं बन सकते हैं, आपकी जो टेरिटरी है वो आप इस गोद लिए हुए बच्चे को, एडॉप्टेड सन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जो है टेरिटरी, अपना जो आपकी संपत्ति है, योर ओन प्रॉपर्टी, यू कैन गिव इन दैट, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई जो हमारी अपनी, जो आपकी रूलिंग एरिया है, जो आपकी टेरिटरी है, जो किंगडम है आपका, उसको आप अपने एडॉप्टेड सन को नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक क्लॉज था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक क्लॉज था, उसमें क्लॉज ये था, ये एक्ट केवल उन्हीं जो क्या बोलते हैं राज्यों पे एप्लीकेबल था, उन्हीं राजाओं पे एप्लीकेबल था जो कि किसी न किसी प्रकार की संधि के थ्रू क्या थे, जुड़े हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को अपनी कंपनी के साथ में किसी न किसी संधि के साथ जुड़े हुए थे, या फिर उनकी बनाई हुई टेरिटरी। उनकी बनाई हुई टेरिटरी मतलब जैसे मैसूर की वाडियार, ठीक है, मैसूर की वाडियार में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगा था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, झांसी, महारानी ऑफ झांसी, ठीक है, उसी लिए लड़ी वो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उनके ही बनाए हुए, जैसे क्या था टीपू सुल्तान से लेकर के, ठीक है, टीपू सुल्तान को हटाने के बाद से, टीपू सुल्तान को जाने के बाद से क्या हुआ, टीपू सुल्तान के जाने के बाद से वाडियार को, वाडियार फैमिली को वापस से मैसूर राज्य सौंप दिया गया और एक अलायंस कर ली गई, है ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, जिसको, जिसके साथ में कोई क्या हुआ था, कोई संधि हुई थी, ठीक है, कोई अलायंस हुआ था, उन्हीं के ऊपर ये इनका वो क्या बोलते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो चलता था। और ऐसे तो चलिए, ये थोड़ा सा वी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक बेसिकली, ठीक है, आ गया तो मैं सोचा कि आपको वापस से बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इतिहास के पहले। देखिए मैं एक मनुष्य हूं और उस मनुष्य का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। मैं पैदा हुआ, पैदा होने के साथ के बाद कुछ सालों बाद मैं स्कूल जाने लगा। जब मैं स्कूल जाने लगा तो मेरे दो लाइफ हो गए, एक स्कूल की और एक घर की। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि घर की लाइफ बिल्कुल ही अलग हो स्कूल से, है ना। जिस ईयर में मैं स्कूल जा रहा था उसी ईयर में
मैं घर पे भी था कुछ टाइम के लिए। मान के चलिए मैं सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल जाता था, उसके बीच में क्या करता था, उसके बाद जो है मैं घर पे भी रहता था। तो सिमिलरली आपको सारी चीजें पढ़नी है, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, या फिर क्या हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी हो, वो टाइम ड्यूरेशन के साथ आप मैच करके पढ़िए। ठीक है। उस समय इतिहास में कुछ तो ड्रामा चल रहा होगा, तभी तो ये सारी एक्ट्स आई। मैं तो क्या था उनको, वो आराम से बैठे रहते, एक्ट्स लाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैं डीपली आपको ये समझा रहा हूं कि ये डिवीजन हुआ क्यों, है ना। बहुत आराम से इसको समझेंगे। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। अगर आप इसको ध्यान से एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने एक पहले क्वेश्चन लगाया, एंड वी सॉ द ट्रिक, जो कमीशन ट्रिक देता है उसको हम लोगों ने समझा, है ना। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी की रूल, कंपनी का जो रूल था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल बदल दिया गया। चलिए उनको हटाइए, कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो गया, अब क्राउन ने कहा कि भाई अब तक तो तुम रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे क्या कर रहे थे, यू आर जस्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, अब यू आर जस्ट रिपोर्टिंग प्रीवियसली, अब आपको क्या करना है, अब आप जाओ, वी डोंट वांट द रिपोर्ट। अब डायरेक्ट किसका रूल आएगा, डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन, सीधे सीधे क्राउन का ही रूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोई डाउट, यहाँ से आपको कोई परेशानी, मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अपना पहला एक्ट, अपना पहला एक्ट जो है वो पढ़ लेते हैं भाई। अपना पहला आजादी के बाद का पहला एक्ट, नॉट एग्जैक्टली आजादी के बाद का, बट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद का पहला एक्ट हम क्या कर लेते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। और वो क्या है, क्या हम अब क्या पढ़ेंगे, चलिए अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए कोई चार्टर नहीं आएगा, चार्टर किसके लिए होता था, लाइसेंस होता था। ठीक है, मेरे यहाँ मैंने किसी को कुछ सामान दिया है, मैंने किसी को कुछ परमिशन दी है, मतलब मेरे बिहाफ पे वो कोई काम कर रहा है, तो क्या है, मैंने उसको परमिशन दी है। ठीक है, जब मैं उस काम को खुद ही कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए परमिशन की जरूरत है क्या, इसीलिए अब चार्टर आपके पास नहीं आएंगे। अब क्या आएंगे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब डायरेक्ट भारत सरकार। और ये भारत सरकार आज की भारत सरकार नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कहा गया था, भारत सरकार कहा गया था। और ये कब चीजें यूज हुई थी, अगर आपको 1833 की बात अगर याद हो, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो उस टाइम में क्या बोला गया था, भारत सरकार बोला गया था। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब डेजिग्नेशन भी बदलनी थी। अब गवर्नर जनरल से लोगों को मतलब क्या हो गया था, एक्चुअली इन गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डर इतनी बड़ी चीज है कि पूरी सत्ता बदल देती है। और यहाँ इनको किस बात का डर था, इनको इस बात का डर था कि जितनी भी हम लोगों ने साम्राज्य भारत में फैलाई हुई है वो सारी क्या हो जाएंगी, अब निपट जाएंगी। तो डर के मारे ही क्या किया जाता है, डर के मारे ही अलायंसेस की जाती है, डर के वजह से ही अलायंसेस की जाती हैं। ओके, किसी एक पार्टी को डर रहता है तो ही अलायंस होती है, और नहीं तो इसलिए अलायंस नहीं होती है कि भाई
आप जो है एक ताकतवर है उसके साथ मुझे जुड़ना है, दो ताकतवर हैं, ठीक है, टू आर वेरी पावरफुल, दे विल रन इन सिमेट्री, ठीक है। लेकिन जो एक कमजोर है कंपैरेटिवली और दूसरा उसके कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रांग है, तो क्या होता है भाई, कमजोर जो है वो बिल्कुल समाप्त ना हो जाए, इसीलिए वो कमजोर क्या करता है, वो अलायंस करता है, ठीक है। कुछ कुछ केसों में तो भाई जो मजबूत होता है वो भी अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए भी अलायंस करता है ना, कि बिना मार धाड़ के जो है काम आगे बढ़ जाए, है ना। चलिए ये ध्यान देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ना चालू कर रहे हैं। पहला ही पॉइंट लिखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ मेजर तो हो गया। पहला पॉइंट क्या है, क्या है ये, और ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब क्या कह दिया गया, अब बोल दिया गया कि भाई आपको आपका नाम डेजिग्नेशन सब चेंज, अब आप आज से क्या रहेंगे, वॉइसरॉय, यू आर गोइंग टू बी द वॉइसरॉय, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको क्या बना दिया गया, अब इनको वॉइसरॉय बना दिया गया, ठीक है। और ये वॉइसरॉय मतलब, लोगों ने पूछा सर वॉइसरॉय मतलब, भाई वॉइसरॉय का मतलब पढ़ते रहिए, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ये कौन है, ये वॉइसरॉय है, ठीक है। हु, अब दूसरा जो सवाल आता है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर स्टैटिक स्टैटिक, उन्होंने स्टैटिक बच्चों के लिए 2 पॉइंट, स्टैटिक बच्चे नहीं, स्टैटिक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 पॉइंट, मान लीजिए 3 पॉइंट कह देते हैं। एक, इस एक्ट का स्लोगन क्या था, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज देखिए, मैं इसको किसी गवर्नमेंट से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मोदी जी पहली बार भाजपा जब जीत के आई थी पहली बार, कौन से ईयर में, 2014 में, 2014 का आपको चुनाव याद होगा, तो उसमें एक स्लोगन था, ठीक है, क्या था, गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का स्लोगन था, ठीक है। वैसा ही स्लोगन, वैसा ही स्लोगन किसने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। तो आप जरा इसको रिलेट करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, चलिए वो पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर आते हैं, अपने पॉलिटी पे आते हैं, ठीक है। क्या था, जैसे 2014 में गुड गवर्नेंस की बात आई थी, सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, देखिए यहां भी चीजें बदली, यहां भी चीजें क्या हुई, यूपीए 2, यूपीए 2 के बाद में क्या आ गया, यूपीए 2 के बाद में भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आई, रिजीम बदली, ठीक है। यहां भी क्या हुआ, यहां भी कंपनी रूल के बाद में किसका रूल आया, यहां भी कंपनी रूल के बाद में आया क्राउन का डायरेक्ट रूल,
ठीक है, जब क्राउन का डायरेक्ट रूल आया तो गुड गवर्नेंस वाली बात यहाँ भी आई। भाई हम क्यों इसको गवर्न कर रहे हैं, तो इन लोगों ने पूछा, अरे भाई अभी तो कंपनी चल रही थी, प्रॉब्लम क्या हो गया, कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं, लोगों ने कहा नहीं सर, बंद नहीं हुई है, हम डायरेक्ट आए हैं, अब उनसे अब हैंडल नहीं हो रहा था, अब हम डायरेक्ट आए हैं। किस लिए आए हैं? भारत में बढ़िया गवर्नेंस के लिए और बढ़िया सरकार चलाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्ट फॉर, ये एक्ट क्यों लाया गया भाई? एक्ट फॉर बेटर और गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए जी, अब पूछा गया हु वाज द वाइसरॉय। ये भी तो होगा, पहला वाइसरॉय कौन होगा? बच्चे पूछेंगे सर ये तो स्टैटिक में हमें चाहिए होगा कि पहला वाइसरॉय कौन था। तो पहला वाइसरॉय बेटा लॉर्ड कैनिंग। आपके लॉर्ड कैनिंग जो थे, ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, बच्चे पूछेंगे सर एक और स्टैटिक का क्वेश्चन, आपने कहा था कि हम एक और स्टैटिक का क्वेश्चन देंगे। ठीक है भाई, दे देते हैं। कब आया था? व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरे यार ये राइटिंग की तो ऐसी तैसी हो जाती है इसमें। चलिए, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 केम इनटू पिक्चर। ठीक है, कब आया था बेटा? डेट बता दीजिए आप जल्दी से, जो स्टैटिक वाले बच्चे हैं। 2 अगस्त 1858। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो मैंने आपको 3 स्टैटिक सवाल दे दिए। आप इस स्टैटिक सवाल के ऊपर आराम से आप बैठ करके एनालिसिस करिए। ठीक है, पहला क्या था? लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया कब? 2 अगस्त 1858 को। और उसके पहले एक स्लोगन जो दिया गया था, क्या दिया गया था? ठीक है, दिस एक्ट वाज नोन एज, ये देख लीजिए भाई, नोन एज, दिस एक्ट वाज नोन एज, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट फॉर दी बेटर और गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, रिजीम चेंज हो गई। रिजीम चेंज होने के बाद क्या हुआ? रिजीम चेंज होने के बाद से एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आ गया। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इसको यहीं रोकेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि ठीक है, आज के लिए इसको यहीं रोकेंगे, और टाइम हो गया है, और आगे कल इसी लेक्चर को पुनः क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, चलिए, जो बैकग्राउंड था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आराम से इसको इत्मीनान से पढ़िए। दिमाग में ये रखिएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उसके बाद में जो मेजर चेंजेस हुए वो यही थे। ठीक है, इसको आप समराइज करते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए, पॉलिटी का जो भी एक रेफरेंस बुक आपको बताई गई है उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब इसको करते रहिए। जो मेजर पार्ट हम जहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? जो मेजर पार्ट कल 1857 की 1858 का जो मेजर पार्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। और नाउ वी विल ट्राई, वी आर ऑन द एज। ठीक है, वी आर ऑन द एज टू कंप्लीट द थिंग्स। तो धीरे धीरे करके ये चीजें कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, वेरी गुड, एंजॉय।
थैंक यू सो मच। और इसी के साथ क्या कर देते हैं, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है वो आप करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखिए रोज रोज ये बात कहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिनों बाद से मैं कहूंगा नहीं इसको। आपको अगर पढ़ने में इसको मजा आ रहा है हमसे, तो भाई आप करिए सब्सक्राइब लाइक। कहीं कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, NWS is always committed to complete whatever we have promised, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दी एंड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए दी एंड, ओके। चलिए।